हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे सितंबर 2016 का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो ये पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन है और हमने लास्ट पेपर दिसंबर 2018 का किया था। हम नए से पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था 2019 का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद 2018 का, और अब हम करेंगे 2016 का। तो 2017 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इसलिए हम 2017 को स्किप कर देंगे क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो अब हम पहुंच गए हैं 2016 पर। तो 2016 का हम करेंगे सितंबर का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो किस में अनदेखा नहीं किया जा सकता भाषा की भूमिका को? तो ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या फिर मूल्य निर्माण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो किसे हम अनदेखा नहीं कर सकते? मूल्य निर्माण। तो मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य होते हैं जैसे किसी विद्यार्थी में कुछ अच्छे मूल्यों को डेवलप करना, नैतिकता को डेवलप करना, उसको हम बोलेंगे मूल्य। अच्छी आदतें डेवलप करना, तो ये मूल्य निर्माण हो रहा है। या फिर जैसे समाज सेवा, कुछ इस तरह से होता है जैसे कुछ अच्छे मूल्य होते हैं, अच्छी आदतें होती हैं, अच्छा उनमें कुछ डेवलपमेंट करना, तो वो होता है मूल्य निर्माण। तो हम मूल्य निर्माण को देखा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम सिर्फ पाठ्यचर्या पर ध्यान देंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे का। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि मूल्य निर्माण पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या होगा इसमें? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। तो कभी भी ये शिक्षक का ये काम नहीं होता है कि बच्चों को सिर्फ वाद विवाद के लिए तैयार करें। इसमें क्या होगा, ये एक तरह से कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करेगा वाद विवाद, और वो सही नहीं होगा बच्चों के लिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। सर्वाधिक अंक कभी भी किसी की योग्यता का प्रमाण नहीं होते हैं, तो उसके लिए तैयार नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो ये तो होगा नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी। और थर्ड है, कक्षा में पाठ्यपुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो पाठ्यपुस्तक को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हम, तो ये भी हट जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि भाषा क्षमता के विकास के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो भी अवसर उन्हें हम प्रदान कर सकते हैं, वैसा माहौल दे सकते हैं, या फिर आपस में बातचीत के लिए कुछ अवसर दे सकते हैं, तो वो वही हो जाएगा कि तरह तरह के अवसर जुटाना, किसी भी तरह से हो चाहे वो। तो भाषाई क्षमता के लिए यही ज़रूरी है कि उन्हें तरह तरह के अवसर प्रदान किए जाएं। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसकी भाषा सीखना ज़रूरी नहीं है कि उसकी भाषा ही सीखें सभी बच्चे। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। मातृभाषा का तो बच्चा प्रयोग ज़रूर करेगा क्योंकि वो अपने शुरुआत से ही बोलता आया है, तो वो तो प्रयोग करेगा ही। तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, तो किसी भी बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है आपका लास्ट ऑप्शन, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे जिससे वो
बाकी भाषाएं भी सीख पाए। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो उपकौशल का मतलब होता है, देखिए कौशल तो आपके पता ही है, आपके 4 होते हैं, LSRW, लेकिन उसके अलावा उपकौशल होते हैं, उनके अलावा जो कौशल होते हैं उनके अलावा जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पढ़ना सीखने के लिए, तो उनको बोलेंगे हम उपकौशल। तो किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो क्या होगा? वर्णमाला याद करने का कौशल। तो याद करने का जहाँ भी जिक्र आए वो ऑप्शन अधिकतर एलिमिनेट ही हो जाता है। तो एलिमिनेट यहाँ पर क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है हमसे, यहाँ पर हमसे नेगेटिव आंसर ही पूछा है, तो ये नेगेटिव आंसर है, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो द्विभाषिक का मतलब क्या होता है कि 2 भाषाएं जानता हो जो, उसको बोलेंगे द्विभाषिक। तो द्विभाषिक बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यूज़ करके। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक होता है आपको जो जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो, जिसमें विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो, और सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, तो बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे 2 भाषा जानते हैं तो इसका मतलब है वो काफ़ी, उनका संज्ञानात्मक विकास काफ़ी अच्छा है उनका, और विस्तृत चिंतन करते हैं वो, मतलब विस्तार से भी चिंतन करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप देखना भी चाहते हैं ना अंदर ऑप्शंस, तो ये देखिए सीमित, सेकंड में सीमित आ रहा है और फोर्थ में भी सीमित आ रहा है, तो सीमित कुछ भी अगर करे तो वो तो गलती होगा, और थर्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक नहीं संक्रियात्मक दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते? इसमें अगर बात की जाए तो ये 3 ऑप्शंस कुछ सिमिलर से हैं, 12 खड़ी से परिचय और वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, इनमें से अगर कोई भी नहीं होगा तो भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सारे स्टेप्स पता हों, भाषा का संपूर्ण ज्ञान हो, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भाषा की अगर हमें थोड़ी बहुत भी समझ है तो भी हम पढ़ सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन होगा लिपि से परिचय। लिपि से परिचय में क्या होगा कि अगर आप ये लिपि होती है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जा रही है, किस तरह से वो लिखी जा रही है, तो आप बिल्कुल भी भाषा को पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन हमसे पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 97 है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। तो भाषा और विचार के संबंधों में कौन अग्रणी है? तो ये होंगे आपके वाइगोत्स्की। जैसा कि आप जानते हैं कि वाइगोत्स्की से संबंधित है संज्ञानात्मक विकास, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। तो अगर उन्होंने एक ही भाषा के प्रयोग की बात की है तो ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें ऑप्शंस। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं।
वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो ये बिल्कुल सही होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि अगर वो कह रही हैं कि सिर्फ एक ही भाषा बोलें तो समृद्ध भाषिक परिवेश क्या होता है, जिसमें कई सारी भाषाएं बोली जाएं, उसे अलग अलग भाषा सीखने का मौका मिले। तो अगर अब वो एक ही भाषा की बात करेंगी तो वो अन्य भाषा नहीं सीख पाएगा, वो सिर्फ एक ही भाषा तक सीमित रह जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तो अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, पढ़ने की कैटेगरी में। तो ये मतलब एक ही चीज़ के पहलू हैं सभी। लेकिन अगर भाषा शिक्षण भाषा शिक्षण की दृष्टि से देखें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, क्योंकि वो पढ़ने का महत्व तभी है जब हम उस चीज़ का अर्थ समझ पाएँ। उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं है। तो अर्थ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या महत्वपूर्ण है इसमें? तो इसमें होगा मौलिक विचार, क्योंकि जो विचार हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है प्राथमिक स्तर पर। श्रुतलेख भी नहीं होगा, सुलेख भी नहीं होगा। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना होता है, ये नहीं होगा। सुलेख मतलब सुंदर राइटिंग, वर्तनी भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौलिक विचार। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? जिसमें श्रवण मतलब सुनना और बोलना दोनों कौशल का विकास हो रहा हो। तो सुनने और बोलने के लिए सबसे बेहतर क्या होगा? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। मतलब कहानी सुनाना मतलब सुनाना से हो जाएगा श्रवण, मतलब वो कितना सुन रहे हैं, कितना उसे ग्रहण कर रहे हैं, और फिर उनकी प्रतिक्रिया जानना मतलब वो सुनकर ही बताएंगे, मतलब उससे पता चल जाएगा जब वो बताएंगे कि उन्होंने कितने ध्यान से सुना है। तो दोनों ही कौशल का इसमें हो जाएगा विकास। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो कैसी होती है वाणी? वाणी होती है अस्थाई, क्योंकि जो लिखित भाषा होती है एक बार आप लिख देंगे वो हो जाएगी परमानेंट, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो होती है वाणी वो अस्थाई होती है, वो बदलती रहती है लिखित भाषा की तुलना में, तो काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तो ये बिल्कुल यही बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा वो बोली को जानता होगा, उस भाषा को जानता होगा जो उनके घर में बोली जाती है, तभी वो बहुभाषी कक्षा कहलाएगी, क्योंकि उसमें तरह तरह के लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे होंगे, कई सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे होंगे। तो इसलिए उस कक्षा को बहुभाषी कक्षा कहेंगे हम। इसके बाद है संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं से आसानी से अनुदित होती रहती है। तो इसमें व्याकरण क्षमता नहीं होगी, तर्क क्षमता नहीं होगी, ये होगी भाषा क्षमता, क्योंकि संज्ञान के स्तर पर जो विकसित भाषा होती है वो जो अन्य भाषा भी आ जाएं तब भी उनसे भी वो अनुदित होगी। जैसे आप एक लैंग्वेज बोलते हैं और अगर आप दूसरी लैंग्वेज
दूसरी लैंग्वेज में उसका अनुवाद करेंगे तो वो आप उसे ईजिली कर पाएंगे। तो ये होगी भाषा क्षमता। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो इसका सिंपल सा वही है अर्थ कि ये हो जाएगा आपका बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा जबकि वो मान लीजिए जैसे बहुभाषी कक्षा है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से होगा भाषा शिक्षण। तो बहुभाषी वातावरण उसके लिए होना ज़रूरी है। बहुभाषी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस जब सुनेंगे लोग तो तब ज़्यादा अच्छे से भाषा शिक्षण हो पाएगा। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं पैराग्राफ। गद्यांश है सबसे पहले, इसको कर लेते हैं। तो गद्यांश के मैंने आपको 3-4 इसमें पॉइंट्स बताए थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इसमें गद्यांश को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं न कि गद्यांश को। क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। तो अब और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि हमें कीवर्ड्स को ढूंढना है। कीवर्ड्स होते हैं जिनके सहारे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो क्वेश्चन में मेन शब्द दिया है जैसे कि लघु उद्योग के बारे में हमें देखना है। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लघु उद्योग, या फिर आप देख सकते हैं कि लघु उद्योग कहते किसको हैं। तो लघु उद्योग के बारे में जहाँ भी होगा वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लघु उद्योग के बारे में ही दिया हुआ है। तो कीवर्ड क्या हुआ, लघु उद्योग। तो लघु उद्योग के बारे में ही हम देख लेंगे। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है। तो हमसे क्या पूछा था, किसको कहा जाता है। तो वही आंसर हम यहाँ पर छिपा है। जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक तो जिसमें भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी सी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं। तो आई होप हमें आंसर मिल गया होगा। ऑप्शंस के बाद हम आंसर ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो क्या था हमारे ऑप्शंस में, पैराग्राफ में, जिनसे अल्प लाभ मिलता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं था। जो अल्प अवधि तक चलते हैं, तो ये तो बाद का दिया हुआ है। अभी स्टार्टिंग वाली हमसे चीज़ पूछिए कि किसको बोला जाता है, ना कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो ये रिज़ल्ट की बता रहे हैं हमें, लेकिन रिज़ल्ट नहीं बताना हमें। जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें इनकी परिभाषा दी हुई है इस लाइन में। तो हमें ये भी देखना है कि वो ऑप्शन बता क्या रहा है, क्या चीज़ वो बता रहा है। कहीं जो हमारा टारगेट है उससे हटकर तो ये आंसर नहीं दे रहा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है कि लघु उद्योग कहते किसे हैं, ना कि उनसे क्या लाभ होता है, मतलब ना कि उनका परिणाम क्या निकलता है। ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमसे पूछा है किसे कहते हैं। तो जो कम साधनों से शुरू किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी उन्हें शुरू कर सकता है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मशीनीकरण से तात्पर्य है। तो मशीनीकरण का इसमें ज़रूर कहीं जिक्र हुआ होगा। हमारा इसमें कीवर्ड क्या है, मशीनीकरण। तो मशीनीकरण देख लेंगे। तो मशीनीकरण का जिक्र हुआ है यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रेशर देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो मशीनीकरण का वैसे तो आप अर्थ जानते होंगे, लेकिन अगर पैराग्राफ का देखें तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है कि मशीनीकरण का उन्होंने विरोध किया क्योंकि मशीनीकरण जब से हुआ है लोगों को रोज़गार मिलना बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो लोगों का काम था वो मशीनें करने लगी। तो इसका मतलब क्या होगा, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण,
तो नई निर्माण की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, तो उपलब्धता की भी बात नहीं हो रही है। मशीनों की अधिकाधिक खरीद, ये भी नहीं होगा। मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मशीनों का जब से उपयोग होने लगा लोगों को रोज़गार छिन गया है और बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? पैराग्राफ में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है कि गांधी जी के बारे में हमें देखना होगा कि गांधी जी के विचार हमें कहाँ पर मिलेंगे इस पैराग्राफ में। कीवर्ड क्या है इसमें? गांधी जी। तो गांधी जी की अगर बात करें तो अभी हमने पढ़ा भी था, तो यहाँ पर है कुछ इसी कारण। तो कारण को भी देख लेते हैं क्या है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से, प्रश्रय शब्द भी हमने देखा था क्वेश्चन में, प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो लघु उद्योगों को प्रश्रय देने की बात थी गांधी जी के द्वारा, और इसका आंसर हमें देखना है। तो इसका क्या मतलब है? मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, मशीनीकरण का विरोध की बिल्कुल बात की है इन्होंने। लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, तो इसका जो लक्ष्य है तो ये बिल्कुल यही सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए हैं, लेकिन जो उनका लक्ष्य है वो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। विरोध करने के पीछे भी उनका यही मकसद है, मशीनीकरण का विरोध करने के पीछे, क्योंकि लोगों को वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसीलिए मशीनीकरण का विरोध किया। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल इसी का ही नतीजा है, तो इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समय का सदुपयोग भी उसी से जुड़ा हुआ है और ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, तो तीनों पॉइंट्स इससे जुड़े हुए हैं। तो मेन मकसद उनका यही है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वो लोगों को, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मेन पॉइंट की जो बात कर रहा है ना लेखक, वो उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो ये हमने बिल्कुल अभी पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? सॉरी, क्यों नहीं, मतलब क्या पढ़ा था उसमें? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं, ये भी नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, ये बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि जो लोग, काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं, इसका मतलब उन्हें काम की ज़रूरत है। तो और ये भी हमारा पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था इसी वजह से, क्योंकि लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो 109 हो गया है, 110 कर लेते हैं। विषमता का विपरीतार्थी है। वैसे तो ये आपका पैराग्राफ में भी है, लेकिन ये पैराग्राफ पढ़े बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द की बात हो रही है। तो विषमता का विलोम क्या होगा? विषमता मतलब होता है जो भिन्न हो, अलग अलग हो, तो इसका अपोजिट ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा समानता। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? समानता। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समृद्ध शब्द में भाव है। तो समृद्ध की अगर बात करें तो समृद्ध हम देख लेते हैं पैराग्राफ में किस तरह यूज़ हुआ है ये। सुख समृद्धि, तो पैराग्राफ में अगर आप देखें तो सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं।
वैसे समृद्ध से मतलब होता है धनी होना। और आप खुशहाल में भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये सुख समृद्धि दिया हुआ था, सुख का मतलब खुशहाल होना अपने आप ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा हमारा। सुख और समृद्ध एक जगह यूज़ हुआ है, तो सुख का मतलब खुशहाल, समृद्ध का मतलब धनी। तो सुख समृद्ध कब होता है इंसान? जब खुशी होगी और धन होगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं सुखी और समृद्ध होने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। अल्पता शब्द है, तो अल्पता शब्द का टाइप बताना है। ये हो जाएगा तत्सम शब्द। अल्पता आप देख रहे होंगे कुछ शुद्ध शब्द लग रहा है हिंदी का, तो जो शब्द आपको कुछ इस तरह से लगे कि बिल्कुल शुद्ध रूप है ये हिंदी का, वो होते हैं आपके तत्सम शब्द। तो तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज़ हिंदी में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो तत्सम और तद्भव मैंने करा दिए हैं, आप चाहें तो उनकी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। बाकी भी मैं करा दूंगी, देशज और विदेशी भी कराने हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। बाकी इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? तो इसमें शब्द युग्म बताना है कि 3 इसमें सिमिलर होंगे और 1 अलग होगा सबसे। तो अगर बात करें पशु पक्षी माता पिता दिन रात, ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो भारी भरकम है ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, मतलब समानार्थी शब्द हैं। तो यही हमारा अपोजिट मतलब सबसे भिन्न हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है। तो इसका अर्थ समझने के लिए भाव मतलब अर्थ पूछा है, गद्यांश पर चलते हैं इसका अर्थ समझने के लिए। तो प्रश्रय की बात करें तो यहाँ पर यूज़ हुआ है। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि किनकी? महात्मा गांधी जी की। तो उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। प्रश्रय देने से मतलब, अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस देखकर समझ पाएंगे हम। प्रश्रय देने से मतलब है संरक्षण देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अब आ जाता है काव्यांश या पद्यांश। तो पद्यांश अब देख कर लेते हैं। पद्यांश में जैसा कि मैंने आपको बताया ये थोड़ा टिपिकल होता है गद्यांश से, क्योंकि उसमें तो सीधी लाइन में आप अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन इसमें हमें लाइनों का अर्थ समझना होता है। जो भी आपके शब्द या लाइंस दी हुई होती हैं उनके पीछे का अर्थ हमें समझना होता है। इसमें होगा फर्स्ट क्वेश्चन, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो। तो इसमें नमन कर रहा है कवि, तो कुछ इस तरह का हम देख लेते हैं नमन करना कहाँ पर है। तो हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लोटा लाते हैं गई बहारों को। तो नमन किन्हें है? जो लोटा लाते हैं गई बहारों को। तो इसका मतलब क्या होगा? लाखों दीप जलाते हैं, तो ये तो एज इट इज़ लाइन के जैसे ही लिख दिया है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लहरों पर नाव चला लेते हैं, तो ये कोई ऐसा कुछ काम नहीं है इसमें। सरल मार्गों पर चलते हैं, तो ये कोई ऐसा कोई टफ काम नहीं किया है इसमें भी। तो ये तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, तो ये कुछ इसमें जो अर्थ दिया है ये दिया है कुछ अच्छे काम से रिलेटेड। और इसमें जो पोयम की आप लाइनें देखेंगे ये कुछ अलग ही इनका अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें शब्द दिए हुए हैं बिल्कुल वही इनका अर्थ है, इनका अर्थ इनके शब्दों में छिपा हुआ है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा इस वाली लाइन का, जो लोटा लाते हैं गई बहारों को, तो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, ये इसका हो जाएगा नमन उन्हें है जो लोटा लेते हैं गई बहारों को। तो दूसरों को प्रेरणा देकर वो मरते हैं।
क्योंकि ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपको वैसे भी टफ लगता है ऑप्शन फाइंड आउट करना, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह का कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें। ये सिर्फ एज इट इज़ शब्दों को यहाँ पर लिख दिया गया है जो पोएम में दिए गए हैं, इनके पीछे का अर्थ नहीं इसमें दिखाया गया है। कविता में बैसाखी का भावार्थ है। तो बैसाखी एक तो महीना भी होता है, एक फेस्टिवल भी होता है। तो इसमें देख लेते हैं ये किस तरह से यूज़ हुआ है। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। तो अगर आप बात करें, यहाँ पे लंगड़े शब्द यूज़ हुआ है, मतलब जो पैर जिनके ख़राब होते हैं तो वो होगा। तो क्या होता है, बैसाखी से चलने की बात हो रही है। तो बैसाखी एक तरह से यहाँ सहारे की तरह यूज़ हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी पी प्यास बुझाना आसान है, आसान है में अलंकार है। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा, पानी पी प्यास। अगर आप नोटिस करें तो इसमें पै जो वर्ण है उसका कई बार यूज़ हुआ है। तो अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मानवीकरण होता है, जो मानवीकरण कर दिया जाता है किसी निर्जीव वस्तु का। और उपमा होता है जिसमें किसी को उपमा दी जाए, और उपमे में उपमान का आरोप जो किया जाता है वो होता है रूपक। तो अनुप्रास करेक्ट हो जाएगा। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, किन्हें सम्मानित करेगा समाज, अपने कामों से सबका हित करते हैं। तो कुछ इसमें भी पैराग्राफ में कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। तो अगर आप ध्यान दें तो आप इस वाली लाइन में अर्थ इसका समझ पाएंगे। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, जो खुद को मिटाकर भी दूसरों को मतलब खुशी दे जाते हैं और सबका हित कर जाते हैं, तो उनको समाज हमेशा सम्मानित करता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही है। तो ये भी नहीं होगा, नित्य ने कोई खोते हैं ये भी नहीं होगा, प्यासे को पानी पिलाते हैं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी प्यासे को पानी पिला देता है। हर कोई फेमस नहीं होता, मतलब सम्मान नहीं मिलता हर किसी को, क्योंकि उन्हें कोई जान नहीं पाता। तो सबसे इसमें इस वाले ऑप्शन में इसमें सारे परोपकार आ जाएंगे, सभी तरह के काम आ जाएंगे। इसमें एक पर्टिकुलर किसी एक काम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें किसी एक ही काम की बात हो रही है। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को समेटा जाए वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो, कवि के अनुसार पूछा है। तो कवि के अनुसार क्या होगा, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे कवि के अनुसार पूछा है। जैसे है ये जो लौटा लेते हैं गई बहारों को, नमन उन्हें है। क्योंकि वो इसलिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है। तो जो झुकना है, किसी के सामने हाथ फैलाकर झुकना, वो भी आसान है। जैसे ये हो गया आसान है, तो आसान नहीं पूछा है। जो हमें आसान चीज़ें दी हुई हैं वो हमें पोएम में ही दी हुई हैं। बैसाखी के सहारे चलना भी, और क्योंकि सहारे से तो कोई भी चल सकता है, सहारे से चलना तो आसान है। स्वयं के लिए ही साधन जुटाते हैं, तो स्वयं के लिए तो हर कोई साधन जुटाता है, उसमें कौन सा टफ काम है। तो सारे ऑप्शंस अगर आप देखें तो ये सब आसान काम है, लेकिन जो आसान नहीं है वो है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाना। क्योंकि परिश्रम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और आसान भी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नौसिखिया का है, नौसिखिया है, क्या है नौसिखिया, इसमें देख लेते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं।
हवा चले अनुकूल मतलब अगर हवा सही दिशा में बह रही है, मतलब सही दिशा से चल रही है, अपोजिट नहीं है। जैसे हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी दिशा में हवा भी चल रही है तो क्या होगा, नावे नौसिखी भी खेल लेते हैं। नौसिखी से मतलब जो इसमें कुछ नया सीखने वाला होगा, जैसे हम किसी चीज़ की शुरुआत करें तो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उसमें हमें क्या है, अगर हमें इजी टास्क मिलेगा, इजी हमें सारी दशाएं मिलेंगी, सारी सरल दशाएं मिलेंगी, तो हम उसे काम को इजीली कर लेंगे। ऐसा ही कुछ इसमें दिया हुआ है। नए विषय पढ़ने वाला, नया सिखाने वाला, सिखाने वाले के लिए तो नहीं है ये, नया सीखने वाला, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात वही हो रही है कि हवा अगर सही दिशा में चले, अनुकूल चले, तो कोई भी मतलब चला सकता है नाव, चाहे वो नया सीखने वाला ही क्यों ना हो। तो नौसिखिया का मतलब इसमें नया सीखने वाला है। जनरली भी इसका मतलब यही होता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी यही होगा और वैसे भी इसका ऑप्शन यही सही होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, हम इसमें सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो 2016 सितंबर का ये सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।